तो क्लास 12 फिजिक्स का एक नया लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हम लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं ओम्स लॉ। ठीक है, चलो तो हेडिंग लगेगी ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो ओम्स लॉ क्या है इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि मान लो कोई कंडक्टर है, ये मान लो हमारा कोई कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है। ठीक है, मान लो एक कंडक्टर है। ठीक है, इसकी अगर हम फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना करें, मान लो इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ये बैटरी, और यहां क्या क्रॉस, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना, यहां पोटेंशियल कितना V, यहां कितना 0। ठीक है, तो अगर इस कंडक्टर की हम फिजिकल स्टेट मतलब जैसे फिजिकल स्टेट में कोई चेंजिंग ना करें, ठीक है, फिजिकल स्टेट में कोई चेंजिंग ना करें, जैसे प्रेशर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर कोई चेंज ना करें तो इसके ये जो टर्मिनल्स है, मान लो ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, इस टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल है डेल्टा V, ये प्रोपोर्शनल होगा इसमें फ्लो होने वाली करंट के। ठीक है, यहां का जो करंट है मान लो कितना है I, ठीक है, तो उसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब अगर हम कोई फिजिकल चेंजेस ना करें तो ठीक है, फिजिकल स्टेट में अगर कोई चेंज ना करें तो जो टर्मिनल है, टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें फ्लो होने वाले करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही लिखने वाले हैं, देखो ध्यान से, ऑल द फिजिकल कंडीशन remains constant that like temperature, pressure, एक्सेट्रा। ठीक है, क्या है, ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट दैट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, एक और कर लेते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर इनमें हम कोई चेंज ना करें, इनको हम कांस्टेंट रखें, ठीक है, अगर हम देखो अगर इनमें हम चेंज कर देंगे तो जो करंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा करंट I के। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट दैट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, द करंट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, क्या लॉ क्या है, ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट दैट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक है, तो ये लॉ यही कह रहा है कि अगर किसी भौतिक अवस्था में हम चेंज ना करें तो उसमें मतलब जो टर्मिनल्स के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब सीधी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा V प्रोपोर्शनल I। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो डेल्टा V इज इक्वल टू, यहां कांस्टेंट लगता है R, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहां पर जो फॉर्मूला बना, ठीक है, वो इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। ठीक है, कभी कभी ऐसा लिख देते हैं V इज इक्वल टू RI, सब वही है, V इज इक्वल टू RI, जहां पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम देखें तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम विभवांतर कहते हैं। R क्या है, रेजिस्टेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है,
और ये कांस्टेंट है, आर जो लगा है रेजिस्टेंस, ये कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस वेरिएबल भी हो सकता है, अगर वेरिएबल होगा तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा ना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, ठीक है। और आई को जानते हैं आप, आई इज इक्वल टू क्या है, करंट, ठीक है। आई क्या है, करंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, धारा, ठीक है। तो यही लॉ है डेल्टा वी प्रोपोर्शनल आई, ठीक है। आगे बात समझ में, अगर हम ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ देखें तो ये ग्राफ अगर हम v और i के बीच का ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो मान लो यहां पर हम देखो, यहां से इस वाली इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, v बाई आई इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो यहां पर मान लो हमने पोटेंशियल डिफरेंस को शो किया है, यहां पर हमने सोच लो करंट को, ठीक है, मान लो कि यहां पर हमने करंट को शो ऑफ किया है, ठीक है, एक्स एक्सिस में। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा ये आर होगा, ठीक है। यहां कहीं उठा लो तो ये क्या होगा, tan थीटा, क्या होगा, tan थीटा, ठीक है। और ये जो स्लोप होगी वही, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी इंक्रीज हो, ठीक है। तो R इज इक्वल टू, हम क्या, यहां मान लो हम V दिखा रहे हैं, तो R इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, V बाई आई, ठीक है। R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है, नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देख लो, चलो ये हो गया, नोट कर लिया, ठीक, बता दें। चलो देखो, तो अब हम डिस्कशन कर रहे हैं इसके प्रूफ के बारे में, ठीक है। वैसे लॉ का कोई प्रूफ होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉ हम खुद ही ऑब्जर्व करके बनाते हैं, ये चीज तो पता होगी ना, 11th में पढ़ी होगी। लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है, लॉ तो खुद ही ऑब्जर्व करके बनाए जाते हैं, ठीक है। बट बोर्ड में सवाल पूछता है इसका, ठीक है, मतलब ये कहता है कि डिराइव करिए ओम्स लॉ को, ठीक है। तो वही हम देखने वाले हैं, कैसा डिराइव करेंगे इसे। तो चलो, ओम्स लॉ का हम क्या देख रहे हैं, डेरिवेशन, क्या देख रहे हैं, डेरिवेशन। और किस में देख रहे हैं, स्केलर फॉर्म में, ठीक है, किस में देख रहे हैं, स्केलर फॉर्म में। उसके बाद हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं डेरिवेशन किस में देख रहे हैं, स्केलर फॉर्म में। तो हमें एक चीज पता है, अगर हम करंट की बात करें, I इज इक्वल टू, मान लो कि ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर की लेंथ हम मान लेते हैं कितनी है, L, ठीक है। इसको हमने एक वायर से कनेक्ट कर रखा है, सॉरी एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। इसका पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ का पोटेंशियल कितना V, यहाँ का 0, यहाँ का पोटेंशियल V, ठीक है, वहां वाला पोटेंशियल 0, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V, ठीक है। अब देखो यहां की जो करंट है पॉजिटिव से जाएगी तो करंट कितनी है, I। यहां पर मान लो जो इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये इस डायरेक्शन में भगेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम ले लें m, ठीक है, इस पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कितनी है, F। इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम ले लें vd, ठीक है, इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कितना ले लें, vd। और अगर हम n देखें, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो कितना है, n, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, ये चीज तो पहले पढ़ रखी है ना, पढ़ा रखा है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम वो कितने हैं, n, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं क्या है, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, I इज इक्वल टू VD NEA, ये पढ़ा था, I इज इक्वल टू VD NEA, ठीक है। तो यहां से अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें vd, तो I इज इक्वल टू VDNEA, तो इसको बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन पे अगर जो फोर्स लगी है उस फोर्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो F इज इक्वल टू, ठीक है, अगर हम देख रहे हो फोर्स देख रहे हैं, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा पता है यहाँ कोलिजन वोलिजन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से अब देखो रैंडम कोलिजन होंगे, तो ये पहले बताया जा चुका है ना, रैंडम कोलिजन होते हैं तो वहां पहले तो थर्मल एनर्जी की वजह से कोलिजन होता है, तो उस थर्मल एनर्जी को हम कितना मान लेते हैं, U1, ठीक है। थर्मल वेलोसिटी आती है, सॉरी थर्मल वेलोसिटी आती है, उसे हम क्या मान लेते हैं, U, ठीक है, ठीक। तो वही अभी हम देखने वाले हैं, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर हम कैलकुलेट करें तो F इज इक्वल टू न्यूटन्स लॉ से क्या है, F इज इक्वल टू ma, क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर यहां से हम A कैलकुलेट करें तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई m होगा, देख लो A इज इक्वल टू क्या होगा, F बाई m होगा, कोई प्रॉब्लम। अगर यहां से हम F देखें, ठीक है, तो F इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, F इज इक्वल टू, देखो वैसे तो होता है F इज इक्वल टू QE, ठीक है, लेकिन कहानी इलेक्ट्रॉन की है, तो ये F इज इक्वल टू क्या होगा, EE, क्या होगा, EE, है ना,
ई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, जो क्यू है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ई ई। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये वैल्यू यहां पुटअप करते हैं तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो फोर्स क्या, एक्सेलरेशन काउंट करते हैं, फोर्स की जगह यहां क्या काउंट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो ए इज इक्वल टू कितना होगा, एफ की वैल्यू रखिए यहां पे, पुटअप करिए इस पे, क्या हुआ, ई ई बाई एम। कोई डाउट तो नहीं है, ए की वैल्यू क्या हुई, ए ई बाई एम। एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। अब एक्सेलरेशन निकाल लिया तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, क्या इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स पता है ना, इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। अच्छा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन लगा लें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, होता है कि नहीं होता। ठीक है, अगर जब vd होता है तो ये जो t है किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम टाउ में। ठीक है, और इसको u को हम बोलते थे थर्मल वेलोसिटी, क्या बोलते थे, थर्मल वेलोसिटी। कुछ याद आ रहा है, ठीक है, थर्मल वेलोसिटी। अरे यार जब कोलिजन होते थे, देखो अंदर की तरफ रैंडम, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है, तो यहाँ तक की जो वेलोसिटी होती थी उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला करते थे। यहाँ पर कोलाइड्स होते थे, ठीक है, कोलिजन हो रहा है, अब कोलिजन यहाँ से लेके जहाँ तक का जो टाइम होता था उसे हम रिलैक्सेशन टाइम टाउ कहते थे। ठीक है, तो वही है। ठीक है, चलो तो ये यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो ये वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, वी डी इज इक्वल टू यू प्लस ए टाउ। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जो u है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हम कितना लेके चल रहे हैं, u इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो vd इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, vd इज इक्वल टू हो जाएगा a टाउ। ठीक है, vd इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a टाउ। ठीक है, कैलकुलेट करें तो vd इज इक्वल टू a की जगह पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुटअप करिए, कितना, e बाई m, और साथ में क्या हो जाएगा, टाउ। ठीक है, क्या हुआ, ई बाई एम, यहां क्या हो गया, टाउ। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, E इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो हमें पता है, ये तो पता है ना, V इज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट डी आर। ठीक है, बट यहां पर देखो डी आर की जगह पर यहां की लेंथ कितनी है, L, तो ये कितना हो जाएगा, E इंटू एल। अरे भाई इसकी लेंथ कितनी है, L। ठीक है, तो ये पहले हमने पढ़ रखा है ना, तो E इंटू एल। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अगर हम यहां से E की वैल्यू निकालने हैं तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई एल। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई एल। इस वैल्यू को उठा के यहां पुटअप करते हैं, तो VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E V टाउ ओवर LM। क्या आया, E V टाउ बाई LM। ठीक है, यहां पे वैल्यू पुटअप करी तो ये आया V और यहां LM हो गया, और ये E V टाउ बाई LM। ठीक है, ये आई हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी V2। ठीक है, VD आ गई, या तो आप सीधा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर इतना नहीं करना चाहते तो सीधा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, VD इज इक्वल टू। ठीक है, चलो इस वैल्यू को उठा के कहां पुटअप करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VD की वैल्यू पुटअप किया, E V टाउ बाई LM। ठीक है, क्या हुआ, E V टाउ बाई LM इंटू NEA। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो E कितना हो गया, E स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, E स्क्वायर। ठीक है, N यहां क्या हुआ, A टाउ बाई LM, क्या हो गया, E स्क्वायर। ठीक है, N A टाउ LM, और यहां के जो V, इसका जो V है, V को कहां भेज देते हैं यहां, चलो अच्छा लिख ही लेते हैं, छोड़ो, अच्छा यहां पे V है। ठीक है, अब देखो इस V को यहां भेजा जा सकता है इस तरफ, तो ये कितना हुआ, I बाई V इज इक्वल टू कितना, E स्क्वायर N A टाउ LM। अब जो टाउ है वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक, या फिर यहां पर कुछ लोग ऐसे करवाते हैं कि VD इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, जो उनके प्रारंभिक ऊष्मीय वेग ऐसा करके, ठीक है, कि VD इज इक्वल टू
ठीक है, ये सब करवा नहीं देते हैं किससे, या तो ये इक्वेशन यूज कर लीजिए, या तो पहले इसके पहले वाली वीडियो देख लीजिए, तो वहाँ वी डी इज इक्वल टू, देखो वी डी क्यों कैसे निकाला गया था, वी डी इज इक्वल टू u1 प्लस 8u1, ठीक है, u2 प्लस 8u2 उसका एवरेज ले लिया था, ठीक है, ओवर n, ठीक है, वैसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, u को इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 मान लिए हैं, और ये कितना हो गया 8u, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर दिए हैं, ठीक है, सेम सब कुछ वही होने वाला है। चलो देखो ध्यान से, ठीक है, चलो तो अब क्या करते हैं, यहाँ वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं v बाई आई इज इक्वल टू, ये वैल्यू होगी lm ओवर ई स्क्वायर एन ए टाउ, टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब देखो जरा इस क्वांटिटी को ध्यान से पहचानो, ये क्या है r, r इज इक्वल टू हमने पढ़ रखा था ना lm बाई ई स्क्वायर एन ए टाउ, ये क्या है r, रेजिस्टेंस। ये जो सारी चीजें हैं ये कांस्टेंट है, ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, ये सब सारी चीजें क्या, इसलिए तो पहले बोला गया कि फिजिकल कंडीशन है उसमें कोई चेंजिंग ना करी जाए, तो ये जो सारी चीजें हैं क्या है, कांस्टेंट, एल बी कांस्टेंट, एम बी कांस्टेंट, ई बी कांस्टेंट, एन बी कांस्टेंट, ए बी कांस्टेंट, टाउ बी कांस्टेंट, है ना। एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये क्या हुआ आर, ये क्या हुआ आर, तो यहां पे वैल्यू पुटअप करते हैं, तो v बाई आई इज इक्वल टू आर, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये क्या हुआ आर, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया आर आई, v इज इक्वल टू क्या हो गया आर आई, ठीक है, कोई डाउट, v इज इक्वल टू आर आई, ठीक है, या फिर सीधा लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल आर, सॉरी v प्रोपोर्शनल आई, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम लॉ। अब ये ओम का कौन सा लॉ है, स्केलर फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म, ठीक है। अभी हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म क्या होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम देख लो, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो हो गया, नोट कर लिया, मिटा दें, चलो देखो, तो अब हम ओम्स लॉ देख रहे हैं किसके, वेक्टर फॉर्म में। चलो तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, डेरिवेशन अभी देख लिया, अब देख रहे हैं ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। अच्छा, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है, ठीक है, देखो मेन कहानी कहां से उठा रहे हैं, v बाई आई इज इक्वल टू एल एम ओवर ई स्क्वायर एन ए टाउ, ठीक है, यहां से उठाते हैं, ठीक है। तो यहीं से हम कुछ टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। चलो पहले रेजिस्टेंस देख लेते हैं, पहले वेक्टर फॉर्म से पहले हम समझ लेते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है ना, फिर हम देखेंगे। देखो कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे करंट डेंसिटी क्या होती है, तो करंट डेंसिटी पहले ही पढ़ा रखा है, ठीक है, करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी क्या होती है, I इज इक्वल टू सॉरी J इज इक्वल टू आई बाई ए, ठीक है, यही तो था, J इज इक्वल टू आई बाई ए, ठीक है, ये है करंट डेंसिटी, ठीक। तो करंट डेंसिटी कुछ टर्म की जरूरत पड़ेगी, एक रेजिस्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। अब रेजिस्टिविटी को ही हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो जरा ध्यान से, अगर इस R को हम उठाएं, R वाले टर्म को, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एम ओवर ई स्क्वायर एन ए, ठीक है, ये करंट डेंसिटी है, ये याद रखना। चलो एल एम ओवर ई स्क्वायर एन ए टाउ हुआ, ठीक है, इतना हुआ, कोई डाउट। अब देखो अगर हम R इज इक्वल टू, यहां अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर देखें तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या है हमारा, लेंथ बाई एरिया, इंटरनल फैक्टर क्या है m, ठीक है, ई स्क्वायर n, और ये क्या टाउ। तो ये जो नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था इसको हमने क्या बोला था, m बाई ई स्क्वायर एन टाउ को, ठीक है। जो ये सब इंटरनल है ना, ये इंटरनल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर लेंथ और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो इस ये जो नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, इस टर्म को हमने क्या बोला था, रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसी को हमने क्या बोला था, रेजिस्टिविटी।
अब रेजिस्टिविटी यहां पर ये वैल्यू रखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की अलग अलग होती है, ठीक है, ये चीज पहले बताई गई थी, रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है। तो रेजिस्टिविटी, तो यहां पर R इज इक्वल टू क्या हो गया था, रो L बाई ए, क्या हो गया था, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है। तो अगर यहां से रो की वैल्यू निकालते हैं, रो इज इक्वल टू, तो रो इज इक्वल टू क्या होता, ठीक है, देखो इधर मिटा देते थोड़ा सा, चलो, तो रो इज इक्वल टू क्या होता, यहां से देखो रो इज इक्वल टू क्या, R, और ये क्या हो जाता, A बाई L, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो इसे दूसरे फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, इसे हमने क्या बोला, रो, ठीक है। चलो, तो दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, अगर यहां से हम ये वाला फॉर्मूला उठा लें, ठीक है, तो V बाई आई इज इक्वल टू L M ओवर E स्क्वायर N A टाउ। हुआ, इतने में कोई डाउट तो नहीं है। चलो, या फिर यहीं से उठा लें, R की जगह पर क्या रख देंगे, V बाई आई, ठीक है, और ठीक है, तो ये देख रहे हैं, चलो भैया, तो ये V बाई आई हुआ हमारा। अब V बाई आई हुआ, देखो जरा ध्यान से, अगर हम यहां से क्या करते हैं, I का मल्टीप्लाई इधर करते हैं और L को इधर लेके चले हैं, तो V बाई एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M E स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा M E स्क्वायर, M बाई E स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा N, और यहां क्या हो जाएगा टाउ, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा, I का इधर मल्टीप्लाई होगा तो I बाई A नहीं आया, अरे देखो भाई, ये I का यहां मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, और जो M है ये इधर रख लिया हमने, ठीक है, L को कहां भेज दिया, यहां V के नीचे, और I कहां चला गया, इधर, तो ये I बाई A। जरा इसको ध्यान से देखो, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू L, है ना। V इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, चलो इधर मिटा देते हैं, V इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था ना, V इज इक्वल टू E डॉट डी आर, dr की जगह क्या है, L, तो अगर V बाई एल देखें तो ये क्या हो जाएगा, E, और ये क्या है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो यहां क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू, इसको देखो हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। इसी को हम, इसको क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। यही हुआ ओम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, यही हुआ ओम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, क्या हुआ, वेक्टर फॉर्म है। ओम्स लॉ का क्या है, वेक्टर फॉर्म। कोई डाउट, आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो E वेक्टर इज इक्वल टू रो J वेक्टर, ठीक है। देखो I बाई A क्या हुआ, J वेक्टर, करंट डेंसिटी, और ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये क्या है, रो, इसकी वैल्यू क्या है, रो, ठीक है। रो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ये जो टर्म है ये कैसे डिफाइंड है, रेजिस्टिविटी से ना, तो इसको हमने क्या बोला, रेजिस्टिविटी। अगर देखो यहीं से हम निकालना चाहें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम ये नहीं बोल सकते, E वेक्टर डिवाइडेड बाई J वेक्टर, ठीक है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कोई डाउट, ठीक है, कोई डाउट, आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, ठीक है, कोई डाउट है क्या, ठीक है, देख लो, चलो हो गया, देख लो। अब हम देख लेते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, विशिष्ट चालकता, मिटा दें, देख लो, ठीक। चलो इधर डिस्कशन करते हैं। ये फॉर्मूला हमारा क्या है, इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। अगली जो हेडिंग लगेगी उसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता, ठीक है, क्या है, विशिष्ट चालकता।
अब ये विशिष्ट चालकता क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है क्या, ठीक है। देखो ध्यान से, हमें पता है कि रोज इक्वल टू, हमें ये पता है कि रोज इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर डिवाइडेड बाई जे वेक्टर, ठीक है। ठीक, इसे चलो हम डिलीट कर देते हैं। चलो, हमें ये पता है कि रोज इक्वल टू क्या होता है, रोज इक्वल टू होता है ई वेक्टर डिवाइडेड बाई जे वेक्टर। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो डिफाइंड है सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टिविटी, 1 बाई रेजिस्टिविटी रो। तो रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी, समझ रहे हैं, रेजिस्टिविटी जितनी लीस्ट होगी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, रेजिस्टिविटी जितनी लीस्ट होगी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। अगर रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, जो स्पेसिफिक ये क्या कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये क्या होगा, उतना ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। इसे बढ़ाएंगे तो रो घट जाएगा ना। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं, सिग्मा, अगर रो को बढ़ाएंगे तो सिग्मा घट जाएगा ना। सिग्मा इज इक्वल टू रो का फॉर्मूला रखते हैं, तो रो का फॉर्मूला कितना है, ई वेक्टर डिवाइडेड बाई जे वेक्टर, ठीक है। जे वेक्टर कहां चला गया, ऊपर, तो रो सिग्मा इज इक्वल टू कितना आया, जे वेक्टर ओवर ई वेक्टर। ई वेक्टर का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ई वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसे हम दूसरे फॉर्म लिख के इसे लिख सकते हैं, जे वेक्टर इज इक्वल टू रो इंटू ई वेक्टर, ठीक है। जहां पर जे वेक्टर क्या है, करंट डेंसिटी, जे वेक्टर क्या है, करंट डेंसिटी, ठीक है। और ये क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, से हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसे दूसरे फॉर्म में क्या दिखा सकते हैं, जे वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा ई वेक्टर। चलो अब हम देखते हैं, कुछ देख लेते हैं ओम्स सर्किट। ओम सर्किट, तो ओम सर्किट वो होते हैं, ठीक है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे तो मतलब उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर यहां पर हम V ले लें, यहां पर ले लें I, तो यहां पर क्या होगा, रेजिस्टेंस R, ठीक है। यहां पर क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। ये क्या होगा, लीनियर, क्या होगा, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, यहां पर क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओम सर्किट। जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते उन्हें हम नॉन ओम सर्किट कहते हैं, नॉन ओम्स सर्किट, ठीक है। तो ये नॉन ओम सर्किट कैसे होंगे, यहां पर अगर हम V और I के बीच का ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा, कर्व, ठीक है। यहां पर क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलती है, यहां मिल रहा है कर्व, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ओम सर्किट, ये वाला हुआ नॉन ओम्स सर्किट, ठीक है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि कौन से ओम सर्किट हैं, कौन से ओम सर्किट नहीं, ठीक है। देख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक बार समझा देते हैं। रोज इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर ओवर जे वेक्टर, ठीक है। तो रोज इक्वल टू हमें पता है, अगर सिग्मा देखें तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, 1 ओवर रो, ठीक है। यहाँ पर रो की जगह पर रो की वैल्यू पुटअप करी तो क्या है, ई वेक्टर डिवाइडेड बाई जे वेक्टर। तो जे वेक्टर कहां चला गया, ऊपर, तो जे वेक्टर ओवर ई वेक्टर, ठीक है। जे वेक्टर ओवर ई वेक्टर, ये क्या आया, सिग्मा, ठीक है। तो जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा ई वेक्टर। तो यहाँ पर जे क्या है, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता, ठीक है। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देख लो, कोई डाउट तो नहीं है। चलो, तो हम अब लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।